नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी पर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, एनबीएस 2022 पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर आज हम लेकर आए हैं। उसका एनालिसिस करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन है कभी भी आ सकता है एनबीएस का। इस साल ज़रूर एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए ज्योग्राफी पीजीटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 80 के 80 जो क्वेश्चन है वो पूरा एनसीईआरटी से पूछा गया था। पूरा टोटल 80 के 80 क्वेश्चन। आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी से जो 1 से लेकर 21 तक आपका फिजिकल ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो 11th का जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, उससे आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 73, 77 एंड 80, ठीक है, 6 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 37 क्वेश्चन जो है वो आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी। तो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उससे आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 12 टोटल। और जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, लोग और अर्थव्यवस्था, इससे आपके 29 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 29 क्वेश्चन। आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाता है इंडिया की, उसमें आपके 29 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए, ठीक है, 12th के। और जो 12th का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, उससे दो क्वेश्चन पूछे गए। तो 43 क्वेश्चन आपका 12th क्लास से पूछा गया था, ठीक है। तो 43 एंड 37 कितना हुआ? 80। तो 80 के 80 क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से पूछे गए थे, जिनको हम विद प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स। मेथड एंड टेक्निक्स यानी कि भूगोल के निम्नलिखित शाखाओं में से विधि तथा तकनीक वर्ग, ध्यान रखिए, मेथड एंड टेक्निक वर्ग के अंतर्गत किसको रखा गया? तो भूआकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यानी कि पर्यावरण, कार्टोग्राफी यानी कि आपका मानचित्र कला, सॉइल ज्योग्राफी यानी कि मृदा भूगोल। तो इसका जो आंसर है, वो आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आपका? कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र कला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे विद प्रूफ 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, वहाँ पे दिखाया गया कि मेथड एंड टेक्निक्स, विधि एवं तकनीक। हमने यहाँ पर एक लैंग्वेज का ही स्क्रीनशॉट लगाया है, हिंदी का, ठीक है। तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा इसको। और इसमें क्या है आपका? मानचित्र कला यानी कि कार्टोग्राफी, ठीक है। विधि एंड टेक्निक के अंतर्गत और भी चीजें हैं, जैसे क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि है, मात्रात्मक तकनीक है, जिसमें आपका आ जाएगा स्टैटिक्स वगैरह, ठीक है। और भू सूचना आ जाएगा, जिसमें आपका जीआईएस वगैरह आ जाएगा, ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस वगैरह। तो जो आपका विधि एवं तकनीक है, उसके अंतर्गत क्या है आपका? मानचित्र कला, ठीक है, यानी कि कार्टोग्राफी। तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर नंबर 1 से ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तारण का प्रमाण निम्नलिखित वर्षों में कब दिया गया? ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1920। क्या उत्तर हो जाएगा? 1920। द एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, कब दिया गया था? तो इसका प्रमाण भी देख लेते हैं हम। उत्तर क्या है हमारा? 1920, 1920। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, उसमें क्या बोला गया? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत यानी कि बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस
एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। और 1920 में किसने, एडविन हब्बल ने प्रमाण प्रस्तुत किए। तो एज इट इज ज्योग्राफी से पूछा गया कि एडविन हब्बल ने 1920 में आपके इससे संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए। तो ये भी आपका एनसीईआरटी 11th क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा की उत्पत्ति की मान्यता निम्नलिखित में से कितने वर्ष पूर्व में हुआ माना जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई थी। कितने, 4.4 अरब वर्ष पहले, यानी कि कितने अरब वर्ष पहले, 4.4। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित। तो यहाँ पे और देख लेते हैं कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। ठीक है, इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ ये पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। ऐसा एक थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, और भी थ्योरी है इससे संबंधित। तो चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई, 4 से 4.44 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दुर्बल मंडल यानी कि आपका स्टेनोस्फीयर, क्या, स्टेनोस्फीयर, और इसको अगर हिंदी में लिखे तो दुर्बलता मंडल बोलते हैं। दुर्बलता मंडल के पदार्थ की अवस्था का निर्धारण निम्नलिखित में से किन तरंगों के संचरण से किया जाता है। आपका जो स्टेनोस्फीयर है, यानी कि भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट है, वो आपका क्या है, दुर्बलता मंडल है। और उसमें दुर्बलता मंडल में आपका क्या आ जाएगा, अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल का जो पार्ट है उसका निर्धारण किससे किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा पी एन एस वेव्स। पी एन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं, लेकिन जो एस वेव है वो केवल सॉलिड पार्ट होगा, उसी से इनका गमन होता है। ठीक है, तो जो दुर्बलता मंडल है वहां से जो ठोस, वो क्योंकि ठोस नहीं है, दुर्बलता मंडल क्या है, लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, तो वहां से आपकी जो एस वेव है वो नहीं निकल पाती, इसी कारण इसका निर्धारण होता है। ठीक है, तो एज इट इज तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं और ये गैस, तरल व ठोस तीनों से गुजर सकती हैं, जबकि जो एस तरंगे हैं वो कैसे गुजर, वो द्वितीयक तरंगे हैं और ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गमन कर सकती हैं। तो एज इट इज नहीं दिया गया, लेकिन आपको अगर पता है कि स्टेनोस्फीयर की प्रॉपर्टी क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला प्रश्न क्या है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थलाकृति है, कौन सी, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या है, बाह्य ज्वालामुखी। इसका अनुवाद बिल्कुल गलत किया गया है। इसका क्या हो जाएगा आपका, इंट्रूसिव मतलब आंतरिक। ठीक है, आंतरिक, आंतरिक स्थलाकृति। अगर एक्सट्रूसिव होता तब हमारा क्या हो जाता, बाह्य स्थलाकृति। ठीक है, तो दो तरह की लैंडफॉर्म बनती है ज्वालामुखी से, एक होती इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक होती एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, तो क्या कौन सा पूछा गया, आंतरिक यानी कि इंट्रूसिव पूछा गया। तो कॉल्डेरा, ज्वालामुख, सिल, शंकु। तो इनमें से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सिल, सिल, डाइक, आपका बैथोलिथ, पैकोलिथ, ठीक है, लेपोलिथ, ये सारी क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। और बाकी क्या है आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है, कॉल्डेरा, क्रेटर, कोन। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। तो इसका भी प्रमाण यहाँ पे दिया गया है। इसको बोले अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिल या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव को क्या बोलते हैं, सिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 3, सिल। ठीक है, तो सिल क्या है आपका, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। ठीक है, यानी कि आंतरिक स्थलाकृति है। तो कई बार क्वेश्चन जो होता है हिंदी में
सही नहीं होता तो इंग्लिश वाला पार्ट आपको देख लेना चाहिए जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में बात की गई है, किसने इसको एक्सप्लेन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑर्थर होम्स। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑर्थर होम्स ने इस सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। ठीक है, संवहनिक तरंग सिद्धांत यानी कि संवहन धारा सिद्धांत भी, इसको एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, संवहन धारा सिद्धांत, और एनसीईआरटी 11th क्लास का है। किसने दिया था? 1930 के दशक में ऑर्थर होम्स ने। एज इट इज ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संवहन धारा सिद्धांत जो अपर मेंटल है वो क्या है आपका, लिक्विड फॉर्म में है यानी कि थोड़ा पेस्ट फॉर्म में, तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी होती है जिसके कारण बहुत सारी रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं और वहां पे तरंगे निकलती हैं। ठीक है, जिससे प्लेटेक्टोनिक में मदद मिलती है, प्लेटों के स्लाइडिंग में या उनके आपस में दूर जाने में। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ऑर्थर होम्स ने दिया था, और ये भी हमारा एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कालखंडों में कब एशिया के साथ भारत का टकराव हुआ? एशिया के साथ भारत का टकराव कब हुआ? तो इसका भी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 40 to 50 मिलियन ईयर। मिलियन को किस में रूपांतरित कर दिया गया है, अनुवादित कर दिया गया आपका करोड़ में। ठीक है, तो करोड़ में आएगा तो 4 से 5, और मिलियन में आएगा तो 40 to 50 मिलियन एगो। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा फोर्थ है। तो यहाँ पे किया गया, यहाँ पे दिख सकता है कि लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपको जब एनसीईआरटी पढ़नी है तो एक एक फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, किस फैक्ट को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाए। आपको बिल्कुल एज इट इज याद करने पड़ेंगे, जितने सारे फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, आंकड़े हैं। ठीक है, तथ्य तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा की पूर्णता का सर्वोत्तम निर्धारण होता है? मेच्योरिटी ऑफ सॉइल, सॉइल कितनी पुरानी है, कितनी मेच्योर है, उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो उसका निर्धारण आपका क्लाइमेट एंड टाइम, टाइम के साथ ही साथ आपकी जो मृदा है वो मेच्योर होती है। अब मान लीजिए जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा कैसी, नवीन सॉइल है। ठीक है, बहुत ही नवीन है। ठीक है, न्यू सॉइल है, तो उतनी मेच्योर नहीं होती है। लेकिन अन्य जो मृदाएं हैं वो काफी मेच्योर होती हैं, काफी टाइम लगा है उनको बनने में। तो किसी भी स्थान की जलवायु और कालावधि, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट एंड टाइम उसको निर्धारित करता है। तो यहाँ पे मृदा निर्माण के कारण भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मृदा निर्माण के कारण कौन से? मूल पदार्थ है, स्थलाकृति है, जलवायु है, जैविक क्रियाएं और समय। तो समय और जैविक क्रियाएं जो हैं ये क्या है आपका, इसकी मेच्योरिटी को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, आई शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड प्राइमरली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? घाटी का निर्माण के बारे में बात हो रही कि आई शेप में एक घाटी होती है यू आकार की, कुछ घाटियां होती हैं वी आकार की, और यहाँ पे आपका बोला गया आई शेप में। ठीक है, आई शेप की जो घाटियां बनती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? वर्टिकल इरोजन, लेटरल इरोजन, मीएंडरिंग फॉर्मेशन और इंटरप्शन ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल। ठीक है, भौगोलिक चक्र का व्यवधान, ऊर्ध्वाधर अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन, विसर्प का निर्माण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्टिकल इरोजन। क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वन इज राइट, वर्टिकल इरोजन इज राइट आंसर। तो यहाँ पे दिया गया, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा नहीं दिया गया, वी आकार की घाटियों के बारे में बात की गई है, गॉर्ज है, कैनियन है। ठीक है, लेकिन गॉर्ज की यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया गया है क्या, कि गॉर्ज की चौड़ाई। ठीक है, अगर गॉर्ज पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। क्या है? गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग समान होती है। समान होती है तो किस आकार की बनेगी? आई कह लो या यू आकार कह लो। ठीक है, अगर चौड़ाई समान है तल व ऊपरी भाग में, इसके विपरीत जो कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है।
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात की गई है कि जो कैनियन है वहाँ पे जो तल है, तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है, यानी कैनियन लगभग वी आकार का होता है, और गॉर्ज है वो यू आकार का। और यू आकार क्या है आपका, आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर अपर्दन। तो हमें एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। एनबीएस पीजीटी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं, आपको परीक्षा पास करनी है, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल एक एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। ड्रमलिन, ठीक है, एक लैंडफॉर्म है, किसके द्वारा बनती है, किस प्रोसेस से, ग्लेशियल, फ्लूवियल, विंड या कास्ट, यानी कि हिमानी नदी है, पवन या कास्ट टोपोग्राफी होती है उससे बनती है। तो ड्रमलिन किससे बनते हैं आपका, हिमानी चक्र से, ठीक है, हिमानी से बनते हैं। किससे बनते हैं, हिमानी। ड्रमलिन क्या है, यहाँ पे दिया गया, ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं जिनमें रेत बजरी के ढेर होते हैं, यानी कि एक ऐसी है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इरोजनल नहीं है। लैंडफॉर्म कितने तरह की होती हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एंड इरोजनल लैंडफॉर्म। तो ये कैसी है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो पुच्छ यानी कि टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल के लिए होता है। हिंदी काफी टफ है, तो इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा 11th क्लास से ही लिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अप टू हाइट ऑफ 32 किलोमीटर, ठीक है। द मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड, एटमॉस्फेयर का जो मास है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान है, कितना प्रतिशत होता है, 32 किलोमीटर तक जो हवा है, डायरेक्टली अगर बात करें तो हवा का द्रव्यमान है वो कितना तक होता है, तो 99%। हवा का जो द्रव्यमान है 32 किलोमीटर तक 99% होता है। इसके बाद क्या होती है, वायु जो है वो विरल हो जाती है, ठीक है। बाकी का 1% हजारों किलोमीटर तक होता है। तो क्या हो गया आपका 99%, ठीक है, क्या हो गया 99%। और यहाँ पे एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया गया है कि कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। दिख रहा होगा, सीधा सीधा लिया गया कि 99% 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। और किसमें दिया गया आपका, एनसीईआरटी 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी किस तारीख को होती है या कब होती है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका जो आंसर की थी वो 1 जुलाई था, ठीक है, 1 जुलाई था। जबकि 1 जुलाई इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा आपका 4 जुलाई। क्या होगा आपका, 4 जुलाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, और आपका 3 जनवरी जो है वो सबसे पास में होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका दूर होती है। इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर क्या है, 4 जुलाई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, यानी कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है, ठीक है। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, एफिलियन बोलते हैं, ठीक है, अपसौर। और दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, उपसौर होती है, जो आपकी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर जब होती है तो उसको बोलते हैं उपसौर, यानी कि पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं, हीलियन मीन्स सूर्य और पेरी मीन्स पास में, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पेरिस्कोप, इंग्लिश में एक टर्म होता है पेरिस्कोप, ठीक है। तो पेरीहीलियन मतलब पास में, ठीक है, सूर्य जब होता है, ठीक है। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। वार्षिक सूर्याताप कब होता है, 3 जनवरी की को अधिक होता है, 3 जनवरी को। अब हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, आप समझ रहे होंगे 3 जनवरी को तो यहाँ पे क्या होती है, सर्दी होती है। नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो आपको लगेगा यार जुलाई के मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए सूर्य पास में होगा, जबकि ये गलत है, ठीक है। जब 3 जनवरी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं, ठीक है। और उसी समय सूर्य की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, सबसे नजदीक होती है पृथ्वी की अपेक्षा। कितनी होती है, सबसे अधिक होती है, कितनी,
15 करोड़ 20 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं कि क्षोभ मंडल में तापक्रम का सामान्य जो ह्रास दर है, क्षोभ मंडल की बात की गई है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर की बात की गई है, जहां हम खड़े हैं धरातल पर, यहाँ से क्षोभ मंडल स्टार्ट हो जाता है। तो सामान्य ह्रास दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, तो कितना है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 165 मीटर पर कितना 1 डिग्री सेल्सियस, या इस तरह से बोल सकते हैं प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान जो है कम हो जाता है। ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको वायु की सामान्य ह्रास दर बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। आप क्लाइमेटोलॉजी में इसको पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पे दिया गया है, क्या बोला गया, उत्तुंगता। उत्तुंगता मतलब ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और सामान्य ह्रास दर जो है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर। किलोमीटर मत देख लेना, ठीक है, प्रति 1000 मीटर पर। तो क्या हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सा औसत वायु दाब प्रदर्शित होता है। कौन सा औसत वायु दाब, अब नॉर्मल लैप्स रेट है, दूसरा क्या ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है आपका वायु दाब जो है वो भी कम होता जाता है, क्योंकि वायु जो है सबसे नजदीक जो पृथ्वी के पास में सबसे अधिक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायु दाब भी कम होता जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है 265 मिलीबार है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये ह्रास दर कितना है, 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम होता जाता है वायु दाब। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से। और यहाँ पे टेबल में दिया गया 10 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना होगा 265। कितना होगा 265, ध्यान रखिएगा कितना होगा 265। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जून जुलाई में उत्तर की ओर अधिकतम विचलन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। उत्तर की ओर अधिकतम विचलन तो अंतर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो जून जुलाई में कहाँ होता है, आपका कर्क रेखा के नजदीक होता है, लगभग लगभग कर्क रेखा के आसपास होता है या उत्तर में होता है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में लगभग लगभग होता है। तो इसका विचलन सबसे अधिक कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है, क्योंकि अफ्रीका में विचलन उत्तर की ओर होता है। क्योंकि अफ्रीका क्या है, एक बहुत बड़ा लैंडफॉर्म है, बहुत बड़ी भूमि है, जिसके कारण जो तापमान है वो वहां पर अधिक होता है और इसका विचलन जो है वो उत्तर की तरफ होता है। ठीक है, सबसे अधिक विचलन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एशिया, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका एशिया। एशिया में विचलन सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा आपका एशिया, माफ कीजिएगा, एशिया इज राइट आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ऊंचाई मंडलों में किस में पक्षाम मेघ बनते हैं। किस में बनते हैं भाई, सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड जो है सबसे ऊंचे बादल हैं। सीरस क्लाउड कैसे, सबसे ऊंचे बादल हैं जिनको पक्षाब मेघ बोलते हैं। और ये बनते हैं 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कहाँ बनते हैं, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये एनसीईआरटी 11th क्लास में दिया गया है कि पक्षाब मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, और ये पतले व बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। कैसे, पंख के समान, सिरस। ठीक है, इसीलिए इनको पक्षाब बोला गया हिंदी में, पंख। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में वर्तमान अंतर हिमयुग प्रारंभ हुआ। तो नवीनतम अंतर हिमयुग प्रारंभ हुआ था आपका 10,000 वर्ष पहले। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, 10,000 वर्ष पहले। तो वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। सीधा सीधा एनसीईआरटी में आपका दिया गया है
क्या हुआ 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से गंभीर सागरीय मैदान क्या है आपका? डीप सी प्लेन या डीप ओशियन प्लेन। ठीक है, कि औसत गहराई कौन सी है? औसत गहराई क्या है आपका? 3000 से 6000 मीटर। कितना है? 3000 से 6000 मीटर। तो गंभीर जो है या गंभीर जो है, गंभीर सागरीय मैदान। ठीक है, गंभीर लिख दिया था तो क्या है आपका गंभीर। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। सीधा सीधा एनसीईआरटी से इसको उठाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दो लगातार शिखर तथा गर्त के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? कोई तरंग है तो ये शिखर है। ये क्या है आपका? शिखर। और ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? गर्त। ये क्या है आपका? गर्त है। ठीक है, ये आपका क्रेस्ट हो गया और ये आपका ट्रफ हो गया। ये आपका क्रेस्ट इंग्लिश में। ठीक है, तो तरंग की तो क्या बोलेंगे इसको? वेवलेंथ बोल देंगे, यानी तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई ना बोल के इसका सही ट्रांसलेशन होगा, इसका सही ट्रांसलेशन या अनुवाद क्या होगा आपका? तरंग दैर्ध्य। क्या होगा? तरंग दैर्ध्य। तो इसका क्या होगा? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या है आपका? तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ है। ठीक है, क्या हो गया आपका? वेवलेंथ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें पारिस्थितिक संतुलन में व्यवधान नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? प्राकृतिक परितंत्र में व्यवधान नहीं होता है। आपकी नई प्रजातियां आएंगी तो भी व्यवधान उत्पन्न होगा, प्राकृतिक विपदाएं आएंगी तो भी व्यवधान होगा, मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा तो भी आपका व्यवधान होगा। तो राइट आंसर इज प्राकृतिक परितंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर नेचुरल है तो कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होता है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक असंतुलन के कारण क्या है? व्यवधान कब होगा? जब नई प्रजातियों का आगमन होगा, प्राकृतिक विपदाएं आएंगी और मानव जनित कारक भी होंगे, जैसे मानव का हस्तक्षेप। ठीक, पादप समुदाय का असंतुलन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक परितंत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि मानव का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने देश हैं जहां पर महाविविधता केंद्र क्या है? मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है। कितने देश हैं? तो ऐसे लगभग 12 देश हैं। कितने? 12 देश हैं। और ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है। ठीक है, और उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। जितने भी आपके उष्णकटिबंधीय है यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी देश पड़ते हैं आपके, ठीक है, वहां पे क्या है? सर्वाधिक डाइवर्सिटी होती है, सर्वाधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इन देशों की संख्या कितनी? 12 है। कौन कौन से? मैक्सिको है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है आपका, ठीक है, आपका पेरू है, ब्राजील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, मेडागास्कर है, चीन है, भारत है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इनको याद भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन बने कि किस इनमें से किन देशों में महाविविधता केंद्र है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉटस्पॉट भी, इनको जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपना जो जैसे जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वो भी क्या है आपका हॉटस्पॉट है। ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट और बर्मा वाला क्षेत्र जो है वो भी क्या है आपका हॉटस्पॉट रीजन है हमारे देश में। तो 12 ऐसे देश हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रफल दर्शाता है? तो एक तरफ तो मिलियन वर्ग किलोमीटर में दिया गया, मिलियन स्क्वायर, मिलियन को आपको लाख में चेंज कर लेना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,08,000। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आपका 2। ये भी भारत की स्थिति में दिया गया। जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसके चैप्टर नंबर पहला पढ़ोगे तो यहाँ पे
आपको दिखेगा कि भारत की स्थिति, भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। ध्यान रखिएगा, विश्व के पूरे धरातल का कितना है 2.4, ना कि विश्व का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, विच बदाम द फॉलोइंग नॉट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भू आकृतिक विभाग नहीं है, भू आकृतिक विभाग नहीं है, कौन सा नहीं है, भारतीय नदी तंत्र, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन नदी तंत्र नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो भू आकृतिक खंड कौन कौन से हैं, आपका उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है, ठीक है, नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न आपका माउंटेन है, उत्तर भारत का मैदान है यानी कि नदर्न प्लेन है, प्रायद्वीपीय पठार है, आपका पेनिनसुला प्लेटू है, भारतीय मरुस्थल है, इंडियन डेजर्ट है, और तटीय मैदान है आपके कोस्टल रीजन, ठीक है, और द्वीप समूह है, लेकिन नदी तंत्र नहीं है, ठीक है, नदी को अलग से डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालयी नदियां, यानी कि हिमालयन रिवर सिस्टम और आपका पेनिनसुला रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व पश्चिम में है, कैसा है, पूर्व पश्चिम में है। देख लेते हैं अरावली का विस्तार कैसा है, अरावली का विस्तार इस तरह से है, किस तरह से, आपका नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, इस तरह से है। आपका पूर्वी घाट कैसे है, पूर्वी घाट आपके इस तरह से हैं, ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, आपकी अरावली हो गया, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट इस तरह से हैं। आपने जो सतपुड़ा से श्रेणी है उसका विस्तार इस तरह से है, आपका पूर्व पश्चिम है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी पूर्व पश्चिम है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इस तरह डायरेक्शन में, अरावली श्रेणी जो है आपका उत्तर पूर्व से आपका दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैप से उठा लिया गया क्वेश्चन है, आपको मैप भी ध्यान से पढ़ना है। तो ये एनसीईआरटी 11th क्लास का जो मैप है वो आप देख लेना, यानी एनसीईआरटी का आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पुस्तक को आपको पढ़ना होगा। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अंडमान निकोबार किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री चैनल, किसके द्वारा, 10 डिग्री चैनल, और ये दिया गया, ये क्वेश्चन से उठाया, अंडमान और निकोबार को कौन सा क्षेत्र अलग करता है, कौन सा क्षेत्र अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, कौन सा 10 डिग्री चैनल, ध्यान रखिए। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, आपको लक्षद्वीप को मालदीव से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रायद्वीप भारत के पूर्व की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे बड़ी है, प्रायद्वीप भारत की पूछी गई, यानी कि पेनिनसुला रिवर पूछा गया, ठीक है, तो कौन सी हमारी, गोदावरी इज राइट आंसर, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तंत्र है, ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की गंगा, यहाँ पे आपका उत्तर मिल जाएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में। और ये कितनी लंबी है, 1465, 1465 किलोमीटर लंबी है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना है, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है, ध्यान रखिएगा। क्या है हमारा, गोदावरी, ठीक है। अगला क्या, सामान्यतः पूरे भारत में मानसून का आगमन कब हो जाता है, कब हो जाता है पूरे भारत में मानसून का आगमन कब हो जाता है, आपका 15 जुलाई के करीब, जुलाई के मध्य में, ये भी दिया गया, जुलाई के मध्य तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है उसके 11th क्लास में दिया गया, ठीक है। केरल के तट पर कब आता है, 1 जून को मानसून का प्रवेश हो जाता है। अच्छा ये बताइए, भारत में अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, ये आप सोचिएगा, ठीक है, इसके बारे में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 28 है, मानसून पूर्व की वर्षा को निम्नलिखित राज्यों में से आम बौछारें के रूप में जाना जाता है, मैंगो शावर, आम बौछारों की जगह आम्र
बौछार होता है ये आम्र वर्षा, ठीक है, क्या बोलेंगे आम्र वर्षा। तो ये होती है हमारी, कहाँ होती है हमारी, आपका केरल में। क्या होगी आपका केरल में। आम्र वर्षा जो है मैंगो शावर, कहाँ बोलते हैं इसको, केरल में, ठीक है। फूलों वाली वर्षा कहाँ बोलते हैं, आपका केरल व कर्नाटक में, ठीक है। काल वैसाखी जो है असम और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी चाय के लिए काफी लाभदायक होती है। लू जो चलती है संपूर्ण उत्तर भारत में लू चलती है, ठीक है, लू से काफी मौतें भी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 11th क्लास में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है, वर्टिसॉल जो है, वर्टिसॉल सॉइल जो है सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी माफ करिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इंसेप्टी सॉइल। क्या हो जाएगा, इंसेप्टी सॉइल। तो इंसेप्टी सॉइल जो है वो आपका 39% भूभाग पर इंसेप्टी सॉइल मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी आपका 11th क्लास में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौमिक आपदा है, टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। तो ड्रॉट जो है ये मौसम संबंधी है, साइक्लोन ये भी मौसम संबंधित है, लाइटनिंग यानी कि तड़ित झंझा ये भी आपका मौसम संबंधित है, जो लैंडस्लाइड है यानी कि भूस्खलन है ये आपका भौमिक आपदा है। क्या है आपका, भौमिक आपदा। तो यहाँ पे वायुमंडलीय आपदाएं हो गई, भौमिक आपदाएं, जलीय आपदाएं और जैविक आपदाएं, ठीक है। तो भौमिक में क्या है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन, ये कैसी आपदाएं, भौमिक हैं, जो भूमि से संबंधित यानी कि टेरेस्ट्रियल, धरातल से संबंधित। बाकी वायुमंडलीय आपदाएं हैं, आप पढ़ लीजिएगा, जलीय आपदाएं हैं और जैविक आपदाएं। तो बहुत सारी जो टेबल दी गई हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से बाढ़ द्वारा सबसे कुप्रभावित कौन सा है। सबसे कुप्रभावित कौन सा है हमारा, बिहार। क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है, बिहार में आती है। कहाँ आती है, बिहार में। तो असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य जो है बाढ़ से सब सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। NCERT 11th क्लास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में से सबसे नूतन उपागम कौन सा है। सबसे नूतन उपागम मीन्स जो ज्योग्राफी की स्टडी के डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं, थॉट्स हैं, उनकी बात कर रहा है। तो क्षेत्रीय विभेदन यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल एनालिसिस, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इनके बारे में विचार करिए और उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन। और ये हमारा उत्तर दिया गया है कि नवीनतम, सबसे नवीनतम इसमें क्या है आपका स्थानिक संगठन, जो आपका 1950 के दशक से 1960 के दशक तक चला, ठीक है। ये उपागम क्या हो गया, स्थानिक संगठन। उससे पहले क्या था आपका, दोनों विश्व युद्ध के बीच में क्षेत्रीय विभेदन, और उत्तर उपनिवेशिक में क्या था, प्रादेशिक विश्लेषण, और उपनिवेशिक काल में क्या था, एक्सप्लोरेशन था। क्या, अन्वेषण और विवरण, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे पुराना है। और सबसे नवीन क्या है, 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद भूगोल में यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, ये 1990s के बाद शुरू हुआ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। अगला क्या, प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है, यानी कि पुश फैक्टर, जो धक्का लगा है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ से प्रवास हो रहा है, डेस्टिनेशन की बात नहीं हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन प्लेस की। किसी भी स्थान से लोग क्यों प्रवास करेंगे, क्यों प्रवास करेंगे, रोजगार के बेहतर अवसर होंगे तब करेंगे, शांति और स्थायित्व होगा तो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, शिक्षा व्यवस्था आदि अच्छी होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन जबकि दूसरी जगह पे ये कारक होंगे तो वहां जरूर जाएंगे।
कब करेंगे? सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होगा किसी भी क्षेत्र में, और दूसरी जगह पे ये सारी सुविधाएं होंगी, यानी कि ये क्या है? अपकर्ष कारक है। ये क्या है? पुल फैक्टर है, और ये क्या है? पुश फैक्टर है। तो प्रतिकर्ष कारक क्या हो गया? पहला। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक में क्या है? बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं हैं, और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ध्यान रखिएगा, ये हमारा उत्तर मिल गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी अपकर्ष जो कारक हैं, जो पुश फैक्टर है, उनको भी आप, यानी कि पुल फैक्टर है, उनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशों में किसका आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? ठीक है, बेल शेप्ड घंटी के आकार का किसका है? आपका ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? आपका ऑस्ट्रेलिया से उत्तर होगा। ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड जो है घंटी के आकार का है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, आप पढ़ लेना। ठीक है, शीर्ष क्या होता है? शुंडाकार होता है। घंटी के आकार का मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, इसका जो आधार होता है वो ब्रॉड होता है, और ऊपर जाके आपका शीर्ष जो है वो आपका क्या होता है? शुंडाकार हो जाता है, जो दर्शाता है कि जनसंख्या जो है वो क्या है? आपकी लगभग मृत्यु दर और जन्म दर समान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वर्षों में से कब से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है? कब से कर रहा है? आपका 1990 से। कब से? 1990 से। यहाँ पे दिया गया 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानव विकास प्रतिवेदन। और इससे क्या है? मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, यानी कि गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक, दो ऐसे टूल हैं जो यूएनडीपी ने बनाए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका एनसीईआरटी 12th क्लास से है। किससे? 12th क्लास की एनसीईआरटी। अब क्या है? कोल खोज कृषि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो कोल खोज जो कृषि है वो आपका यूएसएसआर में की जाती थी, यानी कि जो वर्तमान का रूस है और बाकी के जो देश हैं उसके आसपास। तो ये कैसी फार्मिंग थी? ये आपकी कलेक्टिव फार्मिंग हुआ करती थी, यानी कि संयुक्त रूप से लोग कृषि करते थे और उसका जो लाभ होता था उसको आपस में बांट लेते थे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सामूहिक कृषि की बात हो रही है, और ये आपका है एनसीईआरटी 12th क्लास से। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? आपका पर्यटन। आपका जो टूरिज्म है वो सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। किसके द्वारा? रोजगार की दृष्टि से। ठीक है, तो कुछ कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से ये विश्व का अकेला सबसे बड़ा कितने रोजगार देता है? 25 करोड़। तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। किसकी बात हो रही है? पर्यटन की बात हो रही है। किसकी? टूरिज्म की बात हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ा है। अगला क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है या उनका रखरखाव किया जाता है? तो क्या हो गया आपका? सीमावर्ती सड़क संगठन, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका एनसीईआरटी में है। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन को देश की उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और निम्नवत सुधार के लिए इसका गठन किया गया। ठीक है, ये आपका 12th एनसीईआरटी में दिया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक एक जो प्रश्न है वो हूबहू उठा लिया गया है पूरा एनसीईआरटी से, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और एनबीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को मजबूत रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पार कनेडियन रेल मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे पूर्व में स्थित है? तो क्या है आपका? ओटावा। क्या है? ओटावा। जितने विकल्प दिए गए उसमें ओटावा है, क्योंकि सबसे पूर्व क्या है? हैलिफैक्स से
आरंभ होता है। तो सबसे पूर्वी क्या है, हैलिफैक्स है, लेकिन इसके अनुसार क्या है, विकल्पों के अनुसार आपका ओटावा इज राइट आंसर। ये भी आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, जो आपका परिवहन वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको एक एक शहर का नाम भी याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मिसिसिपी जलमार्ग द्वारा सबसे बड़े स्टीमर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, तो कहाँ तक जा सकते हैं आपका मिनियापोलिस, कहाँ तक जा सकते हैं आपका मिनियापोलिस। तो यहाँ पे क्या है, मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है, ठीक है, जो मिसिसिपी नदी है। और लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं आपका, मिनियापोलिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में बात हो रही है, यानी कि ओपेक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ओपेक, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय, तो कहाँ स्थित है आपका इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स में। कहाँ स्थित है, सॉरी वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है, वियना में। और इसमें कौन कौन से देश हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड वेनेजुएला, ठीक है, ये देश हैं। कभी कभी पूछता है ओपेक में ऐसा कौन सा कंट्री है जो नॉन अरब कंट्री है, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका का, जो साउथ अमेरिका का देश है, वो कौन सा है आपका, वेनेजुएला। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण वस्तुओं का प्रतिरूप नहीं है, तो आयताकार प्रतिरूप, रैखिक प्रतिरूप, टी आकार का प्रतिरूप, एस आकार का प्रतिरूप। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एस शेप जो प्रतिरूप है ये नहीं है, बस्तियां इस तरह की नहीं बनती। टी शेप में बनती हैं, आपका आयताकार प्रतिरूप भी होता है, आपका लीनियर पैटर्न भी होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न भी होता है। तो ज्यामितीय आकृतियों के आधार पे कौन सी है, रेखीय है, आयताकार है, वृत्ताकार है, तारे के आकार की भी होती हैं बत्तियां, टी आकार की भी होती हैं, ठीक है, चौक पट्टी भी होती है, दोहरे ग्राम इत्यादि बस्तियां पाई जाती हैं। और ये भी हमारा 12th क्लास की एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित नगरों में से किसका अर्थ नवीन पुष्प है, यानी कि न्यू फ्लावर। जितने भी आपको दिख रहे हैं, आपको मेगादिसु दिख रहा है, पोर्टोनोवा दिख रहा है, आदिस अबाबा दिख रहा है, विक्टोरिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका आदिस अबाबा, ठीक है, क्या हो जाएगा आदिस अबाबा। आदिस अबाबा का अर्थ क्या है, न्यू पुष्प, यानी कि नवीन पुष्प। एनसीईआरटी में सीधा सीधा उठा लिया गया। किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, ठीक है, इसके नाम से ही विदित है। अदिस मतलब नया, अबाबा मतलब पुष्प, ठीक है, वहाँ की भाषा के आधार पर है। और इसका 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम कह रहे हैं ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे आपको गौर करने की जरूरत है। हम किस तरह से पोस्टमार्टम कर रहे हैं दोस्तों, एफवाईटी पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का एनालिसिस आपको बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम वीडियोज इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सन 2016 के संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो किसकी है महानगरों में, तो आपका टोक्यो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या, टोक्यो। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया 28/1/2006 के आंकड़ों, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपका 2006 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है आपका 2006, गलत टाइप हो गया। तो टोक्यो की जनसंख्या उस समय कितनी थी, 3.4 करोड़, कितनी थी, 3.4 करोड़। दूसरे नंबर पे मैक्सिको था, मैक्सिको की 2.28 करोड़, ठीक है, ये मिलियन में दिया गया। फिर सियोल था, न्यूयॉर्क था, ठीक है, साओ पोलो था, मुंबई था, ठीक है, मुंबई भारत में 1.9 करोड़ थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई। दिल्ली था, फिर संघाई, ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई होगी। अभी आंकड़े 2021 के नहीं आए। तो ये आपका एनसीईआरटी 12th क्लास से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कृषि घनत्व, ठीक है, एग्रीकल्चर डेंसिटी किसे बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर डेंसिटी बोलेंगे आपका कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र, या कुल जनसंख्या या निवल कृषि क्षेत्र
प्लस वर्तमान पड़ती, ये नहीं होगा। कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र, या निवल कृषि क्षेत्र और कुल जनसंख्या, तो उत्तर हमारा ये थर्ड वन हो जाएगा। नेट कल्टीवेटेड एरिया और टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, तो माफ करिएगा, दूसरा हमारा सही उत्तर है। घनत्व पूछा गया तो ये उल्टा हो गया। कुल कृषि घनत्व क्या हो जाएगा आपका, कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, कायिक घनत्व क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या बराबर निवल कृषि क्षेत्र, और कृषि घनत्व क्या हो जाएगा, कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषित क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है आपका, कुल कृषि जनसंख्या, जो जनसंख्या कृषि यानी कि प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, निवल कृषि क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संदर्भ में फोर्थ अवस्था, ठीक है, जिसमें जनसंख्या घटने लगती है, निम्नलिखित में से किस जनगणना से शुरू होती है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी, तो उसमें फोर्थ अवस्था जो आती है उसमें क्या होती है, जनसंख्या घटने लगती है। तो भारत में भी जनसंख्या जो है ओवरऑल तो बढ़ रही है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है, जो ग्रोथ रेट है वो घट रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन से ईयर थी जब से जनसंख्या घटनी शुरू हुई, तो वह है हमारा 1981 से। 1981 तक जो वर्ष था 1951 से, तो वो महाविस्फोट की अवस्था माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1981। 1981 और 1971 में ग्रोथ रेट क्या थी, लगभग लगभग समान थी। ठीक है, और यहाँ से आपका घटने लगता है, यहाँ पे 24 से 23 हो गया, फिर आपका घटने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका 12th क्लास में ही दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 6 महीने से ज्यादा काम करता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। तो किसके द्वारा जाना जाता है, मेन वर्कर, क्या हो जाए, मुख्य श्रमिक। तो मुख्य श्रमिक क्या है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 डेज यानी कि 6 महीने काम करता है। और सीमांत श्रमिक क्या है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम काम करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ये आपका 12th क्लास में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का परिणाम नहीं है। कौन सा परिणाम नहीं है, आर्थिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम, सामाजिक या भौतिक। तो आपका फिजिकल जो है वो आवास का परिणाम नहीं है। कौन कौन से परिणाम है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकीय है, यानी कि डेमोग्राफिक, लेकिन फिजिकल नहीं है। क्या नहीं है, फिजिकल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हमने 48 क्वेश्चन कर लिए, 49 चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्लास सेकेंड श्रेणी में निम्नलिखित में से कितने नगर हैं, कितने नगर हैं बताओ। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइए कितने नगर हैं आपके यहाँ पे, 498। तो इसका जो प्रश्न का जो उत्तर था कितना है, 498, लेकिन यहाँ पे विकल्पों में नहीं दिया गया है, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हम लगा देंगे, या हो सकता है आपका ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 498। कितना हो जाएगा, 498, 498 सेकेंड क्लास में। जो फर्स्ट क्लास के नगर जो थे वो 423 थे। कितने थे, 423, जहाँ पे जो जनसंख्या है 10 लाख से अधिक है, और 5 लाख से 10 लाख तक कितने थे, 498। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूखा प्रतिरोधी वर्ग के अंतर्गत आती है। कम सेंटर ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप कौन सी है, तो ये हमारी हो गई चना। क्या हो गई आपकी, चना की जो फसल है वो आती है। चना क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। कहाँ की, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। ये मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। यानी कि जब यहाँ पे उत्तर भारत में गेहूं की खेती की जाती है, तो चने की खेती भी की जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा
कि केवल 1 या 2 हल्की बौछारों या 1 से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा सिंचाई कर दी या ज़्यादा बारिश हो गई तो ये फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती, इसलिए ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। अगर सूखा भी होगा तब भी ये फसल जीवित रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से लिया गया? 12th क्लास की एनसीईआरटी। 51 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल पश्चिम बंगाल में बहुतायत में उगाई जाती है? कौन सी उगाई जाती है? आपका जूट। क्या उगाया जाता है? जूट। जूट का उत्पादन करता है भारत विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। दूसरा जो कंट्री है वो हमारा बांग्लादेश भी है जो जूट का उत्पादन करता है। और भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। लगभग 3/4 जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल से ही होता है पूरे भारत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कौन से जल संभर प्रबंधन योजना है? कौन सी वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है? तो नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, हरियाली या धीरू वीरू? कौन सी है योजना? आपका हरियाली। हरियाली क्या है? केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। ये एनसीईआरटी में दिया गया। और नीरू मीरू जो है वो कार्यक्रम आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। और अरवारी पानी संसद है ये आपका अलवर जिले में राजस्थान में होता है। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो राजेंद्र सिंह है। आपने नाम सुना होगा, जिनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, ये आपका अरावली का जो क्षेत्र है आपका राजस्थान में अलवर जिला, वहां पे ये चलता है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए रालेगांव सिद्धि, किसका गांव है? रालेगांव सिद्धि, नाम से ही पता हो गया होगा, अन्ना हजारे जी का गांव है। में निम्नलिखित में से किस युवा वर्ग का गठन हुआ? किसका गठन हुआ? तरुण मंडल का, बरुआ मंडल का, करुण मंडल का, शरण मंडल? तो किसका गठन हुआ? तरुण मंडल। कि वहां पे शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बाकी जो क्रियाकलाप थे उन पे जो ध्यान दिया गया। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे जी ने आंदोलन भी चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अपने गांव में भी आंदोलन चलाया। जो सामाजिक कुरीतियां थी, नशाखोरी थी, जुआखोरी थी, ठीक है, इन चीजों को खत्म किया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो गया? इसको देख लेते हैं। नौजवानों का एक समूह बनाया, तरुण मंडल कहा गया। ठीक है, समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद, छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आसबंद इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया, यानी कि शराबबंदी कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों में सबसे उत्तर में कौन सा अवस्थित है? लौह अयस्क खदान है रत्नागिरी आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। दुर्ग कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में। और ये क्या? बल्लारी। और ये क्या है? आपका बलाडिला। तो कौन सी उत्तर में? बलाडिला आपके दुर्ग, माफ कीजिएगा, कौन सी है? आपका दुर्ग। रत्नागिरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में नीचे। ये क्या है? बल्लारी आपका कर्नाटक में। बलाडिला आपका यहाँ पे। और दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में ऊपरी भाग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बलाडिला आपका छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में है, और दुर्ग जो है आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में है। तो मैप से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुर्ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन पर अवस्थित नहीं है? अंकलेश्वर, झबुआ, सिंगरौली और औरैया। क्या हो जाएगा आपका? औरैया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सिंगरौली। आपका अंकलेश्वर भी है, झबुआ है, औरैया में भी है। आपका सही उत्तर जो है सिंगरौली जो है, वहां पर ये पाइपलाइन स्थित नहीं है। इसको मैप में भी देख लेते हैं। औरैया है आपका, शाहजहांपुर है, आमला है। आमला कहाँ पे? आपका बरेली में। और दिल्ली गुड़गांव भी है। ठीक है, आपका झबुआ भी है, हजीरा भी है, आपका अंकलेश्वर भी है। लेकिन जो सिंगरौली है ये अलग है। ठीक है, सिंगरौली में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? सभी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से सबसे बेहतर ऊर्जा कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा? तो ऑब्वियसली सी बात है कि सोलर एनर्जी है वो सबसे सही होगी। ठीक है,
सौर ऊर्जा क्या पर्यावरण की दृष्टि से भी सही है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अन्य सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है, यहाँ पे दिया गया है। तो सौर ऊर्जा जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योगों का सबसे अधिक केंद्रीकरण हुआ? कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिमी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार मतलब आपका छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो क्षेत्र है, बेसिकली झारखंड वाला, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, आसनसोल, दुर्गापुर, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपका झारखंड में है और भिलाई कहाँ है आपका छत्तीसगढ़। तो जो उत्तर पूर्वी पठार है यानी कि छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक संकेंद्रण किसका हुआ? लोहा और इस्पात केंद्रों का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा दक्षिण में है? तो हैदराबाद आपका तेलंगाना में है, इंदौर आपका मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु आपका कर्नाटक में है और मैसूर जो है वो भी आपका कहाँ पे? कर्नाटक में ही है, लेकिन दक्षिणी कर्नाटक में। तो मैसूर जो है सबसे दक्षिण में है। कहाँ है आपका? मैसूर, बेंगलोर के नीचे मैसूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इस तरह से मैप के थ्रू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको मैप को भी बहुत अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। कई बार पूछ लेगा कि पोर्ट कौन सा सबसे उत्तर और दक्षिण में है, सिटी पूछ लेगा कौन सा उत्तर दक्षिण में है। ठीक है, कोई रेंज पूछ लेगा, माउंटेन रेंज के बारे में पूछ लेगा कि सबसे दक्षिणी या सबसे पूर्वी या पश्चिमी या उत्तरी कौन सी है। ठीक है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। निम्नलिखित प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में कौन सा खनिज संसाधन में बहुत संपन्न है? खनिज संसाधन में गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, मुंबई पुणे प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश। तो ये बाकी क्या है? औद्योगिक रीजन है, ये क्या है आपका? रिसोर्स रीजन है। तो छोटा नागपुर प्रदेश जो है वो काफी संपन्न है, धनी है। झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है क्या है? छोटा नागपुर। ठीक है, ये प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक अधात्विक खनिजों की खोज का रेडी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रदेश क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पॉपुलेशन बम नामक किताब लिखी? किसने लिखी? मिडोज ने लिखी, हैगेट ने लिखी, एयरलिच ने लिखी या रेडजिल ने लिखी? तो किसने लिखी? एयरलिच ने। किसने लिखी? आपका एयरलिच ने पॉपुलेशन बम किताब लिखी। और मिडोज ने कौन सी लिखी? 1972 में मिडोज और अन्य द्वारा लिखी कौन? लिमिट्स टू ग्रोथ। मिडोज ने कौन सी पुस्तक लिखी? लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे 20 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी फटाफट कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन बचे हैं। अगला प्रश्न क्या है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को निम्नलिखित में से कितने चरणों में विकसित किया गया? कितने? 2 चरणों में विकसित किया गया। कितने? 2 चरणों में। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, अमृतसर से कोलकाता के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में? 2 में। ये पुराने आंकड़ों के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, अभी इनका रीनेमिंग हो गई है, जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनकी रीनेमिंग कर दी गई है। ठीक है, तो पुराने के हिसाब से पूछा जा रहा है। कितने में? 2 में। तो पहला क्या था आपका? पहला क्या है आपका? 2 खंडों में विभाजित किया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो आपका दिल्ली से अमृतसर के बीच में, और NH2 क्या है आपका? दिल्ली से कोलकाता के बीच में। क्या है? दिल्ली से कोलकाता के बीच में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 12th की एनसीईआरटी में दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, 63, तो उत्तर दक्षिण गलियारा आपका नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है आपका? श्रीनगर से कन्याकुमारी। कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ तक है आपका? असम के सिलचर से
गुजरात के पोरबंदर तक, ठीक है। ये आपका 3640 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, और ये 4016 किलोमीटर है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो लंबा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आपका श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कोच्चि सेलम पर्वत स्कंद सहित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है, जबलपुर में, मुंबई है, बिलासपुर है। तो कहाँ पे? जबलपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे? आपका वेस्ट सेंट्रल कहाँ है? जबलपुर, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया। आपका सेंट्रल क्या है? मुंबई है। ईस्टर्न कोलकाता है। जो ईस्ट सेंट्रल है हाजीपुर है, देख लीजिएगा। बाकी भी नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद है, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालेगांव गुवाहाटी, ठीक है, देख लीजिएगा। तो रेलवे के मुख्यालय भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रोहा से मंगलौर के बीच कोंकण रेलवे पर निम्नलिखित में से कितनी सुरंगें हैं? बताओ। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कितनी सुरंगें हैं, तो कितनी है? 91 सुरंगें हैं, यहाँ पे दिया गया। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। और कितनी सुरंग है? 91। 6.9 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर है। अब ये चेंज हो गया है, ठीक है, पढ़ लेना आप कौन सी सुरंग जो है सबसे बड़ी सुरंग है। तो कितनी सुरंग है? 91 सुरंगें हैं। कब स्थापना हुई थी? 98 में, कोंकण रेलवे, ठीक है। और कोंकण रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पे है? आपका मुंबई में। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया? कब किया गया? 1953 में किया गया था। पहले जो एयर इंडिया जो थी वो किसके पास थी? आपके टाटा के पास थी, ठीक है। फिर भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया 1953 में, अपने हाथों में ले लिया। और अभी फिर क्या हो गया? फिर से टाटा के पास पहुंच गया है एयर इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न, ये देख लेते हैं आप। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके दो निगम बनाए, एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पत्रों में से कौन सा दक्षिणतम, देखो पूछ लिया गया, हम बात ही कर रहे थे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चेन्नई है, कोच्चि है, मंगलूर है, तुतिकोरिन है। तो हमारा ये तुतिकोरिन सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुतिकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु में। कोच्चि आपका केरला में, मंगलूर आपका कर्नाटक में, चेन्नई भी आपका तमिलनाडु में, उत्तरी तमिलनाडु, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पत्रों में से किसको अरब सागर की रानी कहा जाता है? बहुत ही इजी है, किसको बोलते हैं? कोच्चि को, कोच्चि को, ठीक है, कोच्चि को अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? भूमि प्रदूषण, पीड़कनाशी, बाहित मल निपटान, उद्योगों के विषाक्त जल, परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियर पावर प्लांट, टॉक्सिक इन्फ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री और सीवेज डिस्पोजल, और यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड का जितना भी यूज होता है वो आपका भूमि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो हमारा जो यूज ऑफ पेस्टिसाइड है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग किसके? भू प्रदूषण में जिम्मेदार होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1960 के दशक की तुलना में समुद्र का शोर कितने गुना बढ़ गया है? बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन भी पूछते हैं। कितने गुना बढ़ गया? 10 गुना। और ये यहाँ से देखा गया, कई बार होता है ना, इससे भी जाने एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो चीजें हम छोड़ देते हैं। वहां से क्वेश्चन, ये पेपर की कटिंग होती है ना, कई बार न्यूज़पेपर की कटिंग एनसीईआरटी में होती है, वो तक पूछा गया कितने गुना? 10 गुना नॉइस बढ़ गया है, ठीक है, क्या आप जानते हैं? इनको हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कोई भी किसी भी टॉपिक को, किसी भी लाइन को, इवन लाइन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर NBS PGT का आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, मुंबई की धारावी गंदी बस्ती, ठीक है, धारावी
गंदी बस्ती निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? केन के बने सोफा, जूट के सामान, कशीदाकारी एवं जरी का काम, गिलास की वस्तुएं यानी कि ग्लास कांच की वस्तुएं। तो किसके लिए फेमस है? कशीदाकारी एवं जरी का काम होता है वहां पे। धारावी से मृत्तिका शिल्प, ठीक है, मिट्टी के बर्तन और कशीदाकारी एवं जरी का काम, वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली लंबे रेशे वाली कपास क्या बोलते हैं? कर्मा, नरमा, शर्मा, डरमा। क्या बोलेंगे? नरमा। क्या बोलेंगे? नरमा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? नरमा। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा 12th क्लास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दो स्थान है 30 डिग्री पश्चिम और 40 डिग्री पूरब, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 30 डिग्री, माफ कीजिएगा, तीस डिग्री पश्चिम, ये 30 हो गया, 30 डिग्री पश्चिम और 40 डिग्री पूरब। कितना हो गया आपका? 70 डिग्री। हम जानते हैं कि 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना लगता है आपका? कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। तो कितना हो जाए? 7 4 जा आपका 280 मिनट। 280 मिनट कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 3 घंटे, कितना हो जाएगा आपका? 7 चौक 28 और कितने घंटे हो जाएंगे आपके? 4 घंटे 40 मिनट। कितने हो जाएंगे? 4 घंटे 40 मिनट। ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा? 4 घंटे 40 मिनट। इस तरह से आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। अगला प्रश्न क्या है? मानचित्र के निम्नलिखित मापनी में से किसमें बदलाव नहीं होता है जबकि मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जा सकता है? मानचित्र में बदलाव नहीं होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, स्टेटमेंट स्केल, ग्राफिकल स्केल और कन्वर्जन स्केल, किसमें नहीं होता? रैखिक मापनी में कोई बदलाव नहीं होता। मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर भी आलेखी मापनी यानी कि ग्राफिकल स्केल, आलेखी कह लो या रैखिक कह लो, मान रहती है। आलेखी मापनी की ये प्रमुख विशेषता है और ये आपका 11th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्रों में से किस पर सबसे ज्यादा विस्तृत जानकारी होती है? सबसे ज्यादा जानकारी किस पर होती है? जिसकी जो स्केल है वो बड़ी होगी, ठीक है। और आपने देखा है कि कौन से मानचित्र होते हैं? भू संपत्ति मानचित्र, आपके जो लेखपाल वगैरह होते हैं गांव में वो लेकर आते हैं, उसमें बारीकी से जानकारी दी जाती है, या इनको बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप, ठीक है। भू संपत्ति कहाँ पे प्लॉट है, किसका प्लॉट है, कितने गज का, पूरा दिया रहता है, पूरा स्केल रहती है, ठीक है। प्लॉट, दुकान, सब मकान, सबका इसमें जानकारी रहती है। तो इसको बोलते हैं भू संपत्ति मानचित्र या कैडेस्ट्रल मैप, ठीक है। तो देख लेते हैं भू संपत्ति मानचित्र। कैडेस्ट्रल या भू संपत्ति मानचित्र शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के कैडेस्ट्रे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजीका। और इन मानचित्रों को कृषित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में व्यक्तिगत यानी कि निजी मकानों को प्लान को दर्शाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष तौर पर भूमि कर, लगान की वसूली या स्वामित्व के रिकॉर्ड के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से हो गए? भू संपत्ति मानचित्र। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है? यानी कि आपका ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल की बात की गई, ठीक है। तो सर्कल कौन से हैं हमारे? लेटिट्यूड, लेटिट्यूड यानी कि अक्षांश को सर्कल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को नहीं, वो अर्धवृत्त हैं आपके, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है? अर्धवृत्त है, ठीक है। तो आपका 0 डिग्री है यानी कि भूमध्य रेखा जो है ये हमारा सबसे बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के ठीक बीच में रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। ये सबसे बड़ा वृत्त है और ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आपका ग्रेट सर्कल, ध्यान रखिएगा।
और 11th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्या, कैमरा के स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बायो फोटो का प्रकार नहीं है। एरियल फोटोग्राफी की बात हो रही है। एरियल फोटोग्राफी किससे की जाती है, आपका हेलीकॉप्टर वगैरह से, आपका हवाई जहाज से, इन सारी चीज़ों से, या पतंग उड़ा के, गुब्बारे से कैमरा बांध के की जाती है। तो कौन सा प्रयोग आपका प्रकार नहीं है, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, समानांतर फोटोग्राफ, अल्पतिर्यक फोटोग्राफ, अतितिर्यक फोटोग्राफ। तो ये समानांतर फोटोग्राफ है, ये हमारा सही उत्तर है, ये प्रकार नहीं है। देख लेते हैं, कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर बायो फोटोग्राफ के फोटो के प्रकार, ठीक है, कौन सा ऊर्ध्वाधर है, अल्पतिर्यक है, अतितिर्यक है, लेकिन समानांतर नहीं है। ऊर्ध्वाधर मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक, अल्पतिर्यक मतलब थोड़ा तिरछा, अतितिर्यक मतलब काफी तिरछा, लेकिन समानांतर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। अगला प्रश्न क्या है, अनेकों समय अवधि के आधार पर प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम प्रदर्शित किया जाता है। माफ कीजिएगा, ये उत्तर ही आ गया इसका, लाइन ग्राफ। अनेकों समय अवधियों को, बहुत सारे टाइम पीरियड को किसके द्वारा दर्शाएंगे, आपका लाइन ग्राफ के। लाइन ग्राफ हो गया, बहुत सारे लाइन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा आपका लाइन ग्राफ, क्या हो जाएगा आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 79, भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्थानिक आंकड़ों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा रूप लागू होता है। कौन सा रूप लागू होता है आपका, तो लागू नहीं होता, कौन सा रूप नहीं लागू होता है, तो बिंदु होता है, बिंदु, रेखा, क्षेत्र, वर्ग लागू नहीं होता है, स्क्वायर लागू नहीं होता है। स्क्वायर के द्वारा हम किसी को नहीं दर्शाते हैं। जैसे बिंदु है इस तरह दिखा, रेखा के द्वारा नदी वगैरह दिखाते हैं, क्षेत्र भी दिखाना होता है तो हम एरिया वगैरह दिखाते हैं, लेकिन वर्ग जो है स्क्वायर, उसके द्वारा हम नहीं दिखाते हैं, किसी चीज को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 12th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन लास्ट है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वल हाइट। तो समोच्च रेखा यानी कि कॉन्टूर, आइसोप्लेथ, आइसोबार, आइसोथर्म, क्या बोलेंगे, समोच्च रेखा यानी कि कॉन्टूर लाइन, क्या बोलेंगे, कॉन्टूर लाइन, ठीक है। तो समोच्च रेखा क्या है, समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आपकी समोच्च रेखा होती है, कॉन्टूर लाइन हो। कॉन्टूर जितने पास में होंगे ना, तो दर्शाता है कि जो टोपोग्राफी है वो स्टीप है। कंटूर जितने दूर होंगे वो दिखाएगा कि वो उतना टोपोग्राफी है ऊंची नहीं है। प्लेन एरिया में कॉन्टूर बहुत दूर दूर होते हैं, समोच्च रेखा बहुत दूर होती है, विरल होती, तो आप पता कर सकते हैं प्लेन एरिया है, पठार वाला एरिया है, ये पर्वत वाला क्षेत्र है। कॉन्टूर लाइन इस तरह से भी होती है, बहुत पास में होंगी तो देख सकते हैं पर्वत होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये हमारा 11th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमने 80 क्वेश्चन किए हैं, 80 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और NBS 2022 का जो एग्जाम हुआ था PGC ज्योग्राफी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने देखा कि किस तरह से NCERT से एक एक क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, एज इट इज पूरा लाइन उठा के पूछ लिया गया। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे आपके पास, लाइक ज़रूर करें आप अगर देखते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के और भी वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।